Hello everyone, hope you are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Neha Bansal and I am your economics teacher. I am here in front of you all on the platform of thegurushishyawebinar.com to share my knowledge and teach you economics for class 10. I hope you will enjoy this session with me and learn in an easy way. So let's start our topic. Today our topic is globalization and the Indian economy. तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन के बारे में समझना होगा कि वो क्या होता है। मैंने बोर्ड में डेफिनेशन लिखा हुआ है आपके लिए। लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNCs। तो हम लोग एक एक करके इस पूरे डेफिनेशन को गो थ्रू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को ये देखना होगा कि जब अर्लियर टाइम्स में हमारे पास उतने ज़्यादा चॉइसेस होते थे जो आज के टाइम में है, नहीं होते थे। उसका रीज़न क्या है? ग्लोबलाइजेशन ही उसका रीज़न है। आज हम लोग के पास हर चीज़ में एक वाइड वैरायटी है। आप कोई भी छोटा से छोटा सामान लेने चले जाओ मार्केट में या कोई भी बड़ा सामान लेने चले जाओ, एक टूथपेस्ट भी लेने जाओगे तो उसके कितने सारे हमें ब्रांड्स मिलते हैं, कितने सारे वैरायटीज़ मिलते हैं। वैसे कोई बड़े सामान में चले जाओ, आप कोई कार खरीदना चाहते हो, कोई टीवी सेट खरीदना चाहते हो, कुछ भी, तो उसमें क्या होगा, आपके पास बहुत सारे वैरायटी होते हैं जो आप उसमें से अपना पसंदीदा सेलेक्ट कर सकते हो और उसको परचेज़ कर सकते हो। लेकिन जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बहुत टाइम तक हमारे पास ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, जिसमें हमें वाइड वैरायटी नहीं मिलते थे। तो उसके वजह से क्या हुआ, फिर हमारी भारत सरकार ने सोचा कि इस ग्लोबलाइजेशन लाया जाए। उसमें क्या होता है कि हम अपने बाउंड्रीज़ को, अपने बाउंड्रीज़ का मतलब अपने डोमेस्टिक बाउंड्री को, हमारे इंडियन टेरिटरी को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं उसके, कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ भी हम अपना कारोबार बढ़ा सके और हमको और भी ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज मिल सके। तो आपके पास एक सवाल ज़रूर आया होगा कि मैम इंडिपेंडेंस के बाद ही क्यों, उसके पहले भी तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, पुराने टाइम में भी बहुत सारे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम तो चलता ही था। तो चलता था, लेकिन उसमें फ़र्क क्या था, उसको ट्रेडिंग कहते थे। वो था ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होता था कि हमारा, उन्होंने क्या किया था, रॉ मटेरियल्स लिया था, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। उन्होंने हमारा रॉ मटेरियल्स ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसको फिनिश प्रोडक्ट में बनाकर हमको वापस कर दिया। इसी खोज के लिए कौन आए थे? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, और वो लोग आए थे कि हम लोग इंडिया में कारोबार करेंगे, लेकिन उन्होंने बाद में इंडिया को कब्जा ही कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, रॉ मटेरियल्स लिया था। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले लिए कि उन्होंने कॉटन ले लिया हमसे, ठीक है, कॉटन ले लिया। ये उन्होंने क्या किया, अपने पास हमसे एक्सपोर्ट करा लिया, ठीक है। हमसे क्या करा लिया, एक्सपोर्ट करा लिया। एक्सपोर्ट कराने का मतलब कि मैंने अपना सामान दूसरे कंट्रीज में भेज दिया है, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, उन्होंने फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें लाकर दे दिए। फिनिश प्रोडक्ट कॉटन के हिसाब से क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल में क्या होगा, हमारा क्लॉथ, हमें कपड़े बना कर दे दिए। हमसे कॉटन ले लिया और फिर उसके बाद हमें कपड़े बना कर दे दिए। उस समय क्या हो रहा था कि जो हमारे इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स थे, उनको प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस हो रहा था, बता सकते हैं आप लोग? आप लोग कुछ बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में लॉस हो रहा था। प्रॉफिट के मामले में आप लोग सोच सकते हो कि उन्होंने कॉटन हमसे खरीद लिया, लेकिन हमसे वो बहुत सस्ते में कॉटन खरीद लेते थे। और फिर क्या होता था कि हम जो बना रहे हैं, हमारा जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि जो फॉरेन का सामान आ रहा है वो बहुत ही सस्ता सामान हो रहा था। अगर हमारा एक क्लॉथ
अगर 200 रुपीज़ का हो रहा था सपोज, वो हमारा, ये है हमारा आवर्स, ठीक है, ये हमारा था। लेकिन जब क्या हुआ, जो ब्रिटिश है उनके पास क्या थे, टेक्सटाइल मिल्स थे, मशीन्स थी, जिनके मदद से क्या हो रहा था कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी बना रहे थे। हमारे पास वो सब नहीं था। हमारे पास क्या था कि हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे, जो आर्टिजन्स थे, वो लोग क्या करते थे, अपने हाथों से बनाते थे, कोई भी सामान बनाते थे। हमारे पास मशीन्स की सुविधा उस समय नहीं हुआ करती थी। हाथों से बनाएंगे, ऑब्वियस है कि हमें टाइम लगेगा, राइट। तो टाइम लगेगा और हमारे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आएंगे। और वही अगर हम मशीन से काम कराएंगे, जल्दी भी बनेगा और कम कॉस्ट में बन जाएगा। इसलिए उनका क्या होता था, उनका सपोज मान लेते हैं कि अगर 150 में ही आ रहा है, 150 में आ रहा है ये ब्रिटिशर्स का, ठीक है। अब आप ये लोग का आप सिचुएशन देख के आप लोग खुद समझ सकते हो कि अगर मैं मार्केट जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं 200 का सामान खरीदूंगी कि 150 का सामान खरीदूंगी। ऑब्वियसली हर एक कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है कि अच्छा से अच्छा सामान चाहिए होता है और कम प्राइस में चाहिए होता है। तो एज अ कंज्यूमर मेरी नज़र सबसे पहले यहाँ पर ही पड़ेगी, ठीक है। अगर मुझे ज़्यादा जानकारी हुआ कि हाँ मुझे अगर इंडियन कपड़े ही खरीदने हैं, मुझे ब्रिटिशर्स के नहीं खरीदने, तब मैं इसमें आऊँगी और तब मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपेंस अपना लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसी को हटाने के लिए ग्लोबलाइजेशन लाया गया था, ठीक है। तो अभी आप लोग ये देख लिए कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है और क्यों हो रहा है। हाँ, तो अब हमने देख लिया कि इंटीग्रेशन हो रहा है दूसरे कंट्रीज़ के साथ। उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारा फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो फॉरेन ट्रेड हमने समझ लिया था कि हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसमें हम लोग क्या क्या ट्रेड करते हैं, उसमें हम लोग 3 तरह की चीज़ें ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला है रॉ मटेरियल्स, सेकेंड हो सकता है फूड स्टफ्स, और हमारा थर्ड हो सकता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये 3 तरह की चीज़ें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड में 3 तरह की चीज़ें हैं। क्या है, रॉ मटेरियल्स है, फूड स्टफ्स है और फिनिश गुड है। हमने रॉ मटेरियल का देख लिया कि हम रॉ मटेरियल क्या करते हैं, उसे सप्लाई करते हैं। और क्या होता है, कई बार हमारे पास भी रॉ मटेरियल्स आ सकता है। ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग सप्लाई भी करें या डाले भी, हम लोग को मेन मकसद क्या होता है कि कंज्यूमर्स को एक वाइड वैरायटी देना है और जो भी कंपनी उसे बना रही है उसको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट करना है, राइट। दूसरा है फूड स्टफ्स। फूड स्टफ में आप लोग देखोगे, सपोज जैसे आप लोग कुछ भी नट्स खा रहे हो, ज़्यादातर जो भी नट्स आ रहे हैं या हनी आ रही है, ये सब एग्जाम्पल के तो कॉज हो गए। क्या होता है, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होता है, कैश्यू नट्स हो रहे हैं, डेट्स है, आलमंड्स है, आप लोग ये सारी चीज़ें खा रहे हो, हनी है, हनी यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये नहीं पता होगा कि हमारी 90% ऐसे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बाहर से आ रहे हैं। इंडिया उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है कि अपने इतने वाइड पॉपुलेशन को, उसका डिमांड को फुलफ़िल कर सके। इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। इसका मतलब है दूसरी कंट्रीज से उसे वो मंगाना पड़ता है, ठीक है। और हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। जो मैंने कॉटन और टेक्सटाइल की एग्जांपल दी थी, कॉटन एक रॉ मटेरियल हो गया और फिनिश प्रोडक्ट क्या हुआ, हमारा वो कपड़ा बनकर आ गया। कुछ भी कपड़ा बन के आया, शर्ट बन के आया, ठीक है, वो हमारा हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये हमने फॉरेन ट्रेड कर लिया। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, मनी स्पेंट इन फैक्टर्स ऑफ
प्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ मनी स्पेंट इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो इन्वेस्टमेंट हुआ। अब आप लोग बोलेंगे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मतलब मुझे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बता सकते हो आप लोग? क्या लगेगा? सबसे पहला मुझे लग सकता है लैंड, राइट, लेबर लग सकता है, कैपिटल लग सकता है। मतलब मुझे क्या लग सकता है? लैंड लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा। कैपिटल में आ जाती है मशीन्स, आ जाती है टूल्स, आ जाता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन्स, टूल्स, मनी, जितने भी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब क्या होती हैं? ये सब होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है। तो इन सारी चीज़ों को मुझे खरीदना होगा, अपने आप तो आएगा नहीं। खरीदने के लिए क्या होगा? मुझे मनी की ज़रूरत होगी, और ये जो मनी की ज़रूरत होगी उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? मनी स्पेंट इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन्स, टूल्स, और भी ये सारी चीज़ें हो गई जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो हो गई इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया अगर यही मनी को इन्वेस्ट करे कौन? फॉरेनर्स इन्वेस्ट करें। तो ये क्या हो गई? अगर हम इस टर्म को लेते हैं तो ये क्या हो गई? मनी इन्वेस्टेड बाय फॉरेन कंपनीज। जो भी मनी फॉरेन कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखी है, किस लिए कि करेंगे वो लोग? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खरीदने के लिए करेंगे, उसको बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब आया टर्म एमएनसीज। क्या होते हैं एमएनसीज? का फुल फॉर्म होता है एम फॉर मल्टी, एन फॉर नेशनल, और ये हो गया कंपनीज। ये हो गए मल्टी नेशनल कंपनीज, एमएनसीज का फुल फॉर्म हो गया। अब एमएनसीज का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। एमएनसीज क्या होते हैं? कंपनीज दैट ओन्स और controls its production in more than one nation। देखिए एमएनसीज का मैंने पहले फुल फॉर्म बताया आपको, मल्टी नेशनल कंपनीज। मतलब हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा, और नेशन आ रहा है नेशनल में, मतलब एक से ज़्यादा नेशन में जो कंपनी काम करे उसे कहते हैं मल्टी नेशनल कंपनीज। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है, डेट एमएनसीज आर द कंपनीज डेट ओन्स और कंट्रोल्स इट्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। वो लोग क्या करते हैं कि उनका जो प्रोडक्शन का काम रहता है वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक नेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहते कि हमारी नेशन पे डिपेंडेंट रहेंगे। अगर हम इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ हम इसी में प्रोड्यूस करेंगे, तब हम एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं कहलाएंगे। उसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह पे हमें जाना होता है और उनका देखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि मुझे जहाँ सस्ता से सस्ता और अच्छा से अच्छा काम मिल जाए, तब क्या होगा? वो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहलाएगा, कंपनी कहलाएगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, हम एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ प्रोडक्शन कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा हम लोग सेल कर पाएंगे। सेल तो क्या होता था कि पहले भी हो रहा था, लेकिन ट्रेडिंग के ज़माने में जो सेल हो रहा था उसमें क्या होता था कि हमें सिर्फ उस चीज़ का ध्यान देना पड़ता था
कि हमारा जो सेल है वो एक प्रॉफिट लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहे हैं। हम लोग उसमें सेल को मैक्सिमाइज करने का, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। तो वो रास्ता कौन लेके आ रहा है? एमएनसी लेके आ रहे हैं। कि वो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको उससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं एक ऐसी कंपनी सपोज कर लेती हूँ, ABC लिमिटेड है, सपोज ABC लिमिटेड, ठीक है। एक कंपनी का नाम मैंने ऐसे रख दिया, एक आप ऐसे मान लो, ठीक है। तो जो ABC लिमिटेड है वो क्या करेगी, और मुझे अपना सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनाना है उसका मुझे डिज़ाइन सेलेक्ट करना है कि मुझे बहुत ही प्रॉपर डिज़ाइन और अच्छी टेक्नोलॉजी का चाहिए। तो मैं जब डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही हूँ तब क्या हुआ, मैं US के पास चली गई। US में था मेरा हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे मैंने क्या किया, डिज़ाइन बना दिया, ठीक है। डिज़ाइन बनाकर दे दिया। सपोज मैं कार बना रही हूँ, एग्जाम्पल में कार बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो मेरी US की कंपनी थी ABC लिमिटेड, वहाँ पर मैंने बोला कि आप लोग डिज़ाइन बनाओ, आप लोग बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब डिज़ाइन बन गया उसके बाद मुझे प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। तो सबसे मुझे ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मुझे बहुत ही चीप में मुझे अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए। तो चीपर कॉस्ट में हमें कहाँ मिल सकता है? बेस्ट एग्जांपल है चाइना। चाइना में क्या हुआ, मेरा प्रोडक्शन हो गया। क्यों प्रोडक्शन हो गया? क्योंकि चाइना बहुत ही चीपर है, मुझे चीपर रेट्स में करके दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, मैं मेक्सिको चली गई। वहाँ मेक्सिको गई एंड वहाँ पे मैंने बोला कि मेरा ये प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो गया है, अब आप लोग क्या करो, मेरे प्रोडक्ट को असेंबल करो और उसको फिनिश प्रोडक्ट में बना दो। फिनिश प्रोडक्ट करके दे दिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर फिनिश करके दे दिया मेरे प्रोडक्ट को, और उन्होंने सेल भी स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सेल करना भी स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहाँ कहाँ सेल किया? अगर आप लोग मेक्सिको के बारे में जानते होगे तो ये पता होगा कि वो नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी जगह कहाँ है, सबसे बड़ा मार्केट कहाँ है? US में है। US में वहाँ का मार्केट बहुत ही सामने पड़ रहा है, ठीक है। US का मार्केट सामने पड़ा, अब मेरा US में बिका। उसके बाद क्या हुआ, US से यूरोप में आ गया। यूरोप में आने के बाद क्या हुआ, एशिया में भी फैलने लगेगा, और बाद में क्या होगा, इंडिया में भी आ जाएगा, और हमारे इंडिया में भी आ जाएगा। इंडिया को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या हो सकता है एक MNC का? इंडिया में ऐसी क्या खास बात है? सबसे पहली खास बात ये है कि यहाँ पर स्किल्ड इंजीनियर्स पाए जाते हैं। स्किल्ड इंजीनियर्स, सबसे पहले यहाँ पर स्किल्ड इंजीनियर्स पाए जाते हैं जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से अच्छा जानकारी निकाल कर रखेंगे कि इसमें अगर कुछ रिपेयर करना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप लोग सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास अगर सैमसंग की मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग का हेडक्वार्टर्स किधर है? साउथ कोरिया, ठीक है। सैमसंग का हेडक्वार्टर्स है साउथ कोरिया में। अगर मेरे हैंडसेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तब मैं क्या करूँगी, साउथ कोरिया जाऊँ? नहीं जाऊँगी। तब क्या होगा, मेरे पास वो जो स्किल्ड इंजीनियर्स है मैं उनको दिखाऊंगी। वो लोग क्या करेंगे, फ़ोन को देखेंगे और उसमें जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से उसको ठीक कर देंगे। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, यहाँ पर कॉल सेंटर्स है। कॉल सेंटर्स है, ये कॉल सेंटर्स क्या होते हैं? ये हमें कस्टमर केयर प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर केयर का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप लोग जैसे कि देखते होंगे, आप लोग बहुत सारा ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई भी फॉल्ट आ रहा है, हमें साइज़ बड़ा छोटा आ रहा है, हाँ, या हमें प्रोडक्ट वो पसंद नहीं आया, हमें रिटर्न करना है, तो कितना अच्छा पॉलिसी लेकर आते हैं। और हमारे मोबाइल फ़ोन्स का भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें जो कस्टमर केयर सर्विसेज होते हैं वो हमें अच्छा से अच्छा ऑफ़र बताते हैं कि हम ये टॉक टाइम बढ़ा सकते हैं, ये मैसेज पैक ले सकते हैं, ये इंटरनेट पैक ले सकते हैं,
ये हमारे कॉलर ट्यून्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे वाइड वैरायटीज़ के वो लोग सर्विसेज लेकर आते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी जो यूथ है वो बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोल पाती है, हिंदी बोल पाती है। तो उसके वजह से क्या है कि वो कस्टमर केयर का सर्विस अच्छा से अच्छा प्रोवाइड कर सकती है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही अच्छी है और फॉरेन कंट्रीज़ में भी वो लोग इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉल सेंटर्स में काम कर सकते हैं। तो इंडिया में ये दो खास बात हो रही है। तो एमएनसी क्या हो गई, देखिए इन्होंने 4 कंट्रीज़ का इस्तेमाल कर लिया। तो ये हो गई एक एमएनसी की एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैंने ऐसा किया रहता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसा किया था, उन्होंने क्या किया, बस मेरा रॉ मटेरियल लिया और उसको ले गए और फिनिश प्रोडक्ट बनाकर ला दिए, तब वो एमएनसी नहीं कहला रहा था। एमएनसी का मतलब ही होता है कि जो भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में हो, ताकि वो लोग क्या कर सकते हैं। इसका खास बात क्या हो रहा है, इसमें फ़ायदा क्या मिल रहा है कि उसमें उनका कॉस्ट बच रहा है। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है। मिनिमाइज हो रहा है, कितना मिनिमाइज हो सकता है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे तो भी हम लोग का 40 से 50% हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, उसमें एकदम चीप काम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। चीप काम को मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्वालिटी नहीं गिरा रहे हैं, हम बस अपने कॉस्ट को गिराने का कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरा ये कोशिश रहेगा कि अगर मैं अपनी होस्ट कंट्री में ही सारा का सारा काम कर लूँ, तब क्या होगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास सारे के सारे कैपिटल होंगे, मशीनरी होगी, वो स्किल्ड लेबर्स होंगे। तो मुझे वो सब लाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ जाएगा। तो जहाँ पर वो चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो रही है और मुझे वाइड मार्केट मिल रहा है, तब क्या होगा, मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा। और घटेगा, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटेगा तब क्या होगा, मेरा प्रॉफिट अपने आप मैक्सिमाइज होगा, राइट। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हर प्रोड्यूसर को चाहिए, हर एक इंसान को चाहिए, जो भी कोई प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो रिटेल बिजनेस भी कर रहा हो, चाहे वो होलसेल बिजनेस भी कर रहा हो, कैसा भी बिजनेस कर रहा हो, हर एक इंसान को प्रॉफिट चाहिए, तभी उसका अर्निंग निकल कर आएगा।